Good afternoon, sir. Very good afternoon to everyone. तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? सिग्नम फंक्शन। ओके, लास्ट में हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन देखा था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, फिर तो हम आगे चल सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कौन सा पॉइंट है? सिग्नम फंक्शन था हमारा सिक्स्थ, तो हमारा सेवेंथ फंक्शन। सेवेंथ देखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं वो भी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो शक्ल दिखती है ना, वो ऐसी दिखती है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा बॉक्स है ना, बड़ा वाला जो बॉक्स होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, वैसा सा दिखेगा, ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, है ना। और इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो अभी के लिए मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस डब्बे को हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसका काम क्या है? ये जो है अपने नियरेस्ट, है ना, नियरेस्ट जो जस्ट है ना छोटा इससे इंटीजर हो वो दे देता है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस डब्बे में अगर 2.7 है, तो ये अपने से जस्ट छोटा, अपने से जस्ट छोटा और सबसे पास वाला इंटीजर दे देता है। तो नंबर लाइन पर अगर हम चलें, तो अगर ये 2 है, ये 3 है, तो 2.7 यहाँ पर कहीं पर रहा होगा, दिस विल बी 2.7। तो अपने से छोटा, अपने से छोटा किधर होगा? लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। Left. तो लेफ्ट हैंड पे इमीडिएट जो इंटीजर मिल रहा है वो 2 है, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। बात क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ आया कि अपने से जस्ट छोटा वाला इंटीजर वैल्यू देता है। ओके, और अगर इसमें खुद इंटीजर हो, लेट्स सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैं 5 पूछ रहा हूँ, तो ये खुद इंटीजर है ना, तो कुछ भी नहीं, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अंदर इंटीजर नहीं हुआ, तब अपने से जस्ट छोटा वाला इंटीजर देता है। अगर वो खुद इंटीजर है तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आप बताओ जरा, 3.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 क्या आएगा? 3. करेक्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 क्या आएगा? 0. करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 क्या आएगा? -3. अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, माइनस में नंबर है ना, तो माइनस में कैसे हम चलते हैं? -3 यहाँ है, -2 यहाँ है, तो -2.5 कहाँ होगा? इनके बीच में होगा, यहाँ पर होगा। तो इसके लेफ्ट में आपको जो इंटीजर मिल रहा है दैट इज -3, तो -3 सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहा है -3.7 क्या होगा? -4. -4. -4। आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 क्या होगा? -7. आप -7. करेक्ट। आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या होगा? 0. 0। कोई डाउट रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम कर रहा है? क्लियर है ना? चलो अब और इसमें बातें करते हैं। तो आप ये सर एक बताओ। मिनट हाँ क्लिक हाँ, करें. बोलो
बोलो बोलो, लिख लो आप। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम डोमेन के बारे में थोड़ा सा सोचें, डोमेन पता ही है आपको कि जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो इस डब्बे के अंदर क्या क्या रखा जा सकता है? एनी नंबर। कोई भी नंबर ना, All तो real numbers. करेक्ट, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या क्या आउटपुट मिल सकता है आपको? इंटीजर्स। ओनली इंटीजर्स है ना, केवल और केवल इंटीजर्स मिलेंगे। तो रेंज जो है वो केवल केवल आई है, या इसको हम जेड, कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स मिलेगा आपको रेंज। ओके, और अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काम पता चल गया, डोमेन रेंज देख लिया, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ऐसे ही पीछे -1 -2, और ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। चलो शुरू करते हैं ग्राफ ड्रॉ करना। तो वही डब्बे बनाने पड़ेंगे एक्स वाई वाले। चलो, तो ये जो डब्बे बनाने वाला काम था ना, ऐसे डब्बे बना के लिखते थे जो, ये बचपन में करते थे। अब थोड़ा ना समझदारी दिखाएंगे हम लोग, डब्बा थोड़ी बनाते रहेंगे जिंदगी भर। सोचना है अब आपको। अब आप ये सोचो कि आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू डब्बे में एक्स, बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको ये तो पता है कि वैल्यू एक्स जो है, अगर वो इंटीजर हम रखेंगे तो एज इट इज इंटीजर ही मिल जाएगा। मतलब अगर हम एफ में 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है? 0. 0। एफ में 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है? 1. 1। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? x 0 है तो y भी 0 है। यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या लिखेंगे? x 1 है तो y भी 1 है। भाई ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू y है ना? तो कुछ पॉइंट्स तो हमें मिले हैं, 0 पर 0 है और 1 पर 1 है। लेकिन 0 और 1 के बीच में जो हजारों करोड़ों लाखों नंबर्स हैं, उनको पुट करेंगे तो क्या होने वाला है? तो f में अगर हम 0.1 रखें, 0 बनेगा। 0 0. बनेगा। f में ऐसा ही अगर हम 0.9 तक रखते जाएंगे तो 0 आता रहेगा, 0. राइट? तो ये सब वैल्यू के लिए ना, ये सब वैल्यू के लिए सब 0 होता रहेगा, सब 0 होता रहता है। तो ये लाइन ऐसे बनते जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के लिए 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगर सोचें f2 के लिए, तो f2 के लिए तो 2 ही आएगा। तो 2 के लिए 2 है ना, ये वाला पॉइंट। अच्छा, और 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स हैं, 1.1 क्या आने वाला है? 1। 1.5 क्या आने वाला है? 1. 1। 1.9 तक, एक्चुअली 9 क्या, 2 से छोटे तक सब कुछ जो रहेगा वो सबके लिए 1 ही रहेगा ये। तो x चाहे कुछ भी रहे, y जो है 1 ही है, y जो है 1 ही है, देखो 1 ही है। और 2 पर जो है ना, 2 पर 1 नहीं है, 2 पर 2 है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। समझा क्या? अच्छा, अब पीछे चल लेते हैं, 0 के पीछे, है ना, इधर 0 के पीछे आते हैं। तो 0 के पीछे, 0 से जस्ट पीछे चलेंगे तो -0.1 जैसा चीज बन रहा है। -0.1 का क्या आएगा? 0 नहीं नहीं नहीं, 1 ऐसे 1 1 -1 सॉरी। हाँ, -0.1 का -1 है। ऐसे ही हम अगर -0.9 तक चलते रहेंगे तो -1 आता रहेगा। -1. -1 1. ये कब बदल जाएगा? ये तब बदल जाएगा जब हम -1 पुट करेंगे तो भी -1 ही रहेगा। लेकिन -1 से जैसे ही हम और छोटा करें, -1.1 करें, तो अब क्या होगा? -2. -2, करेक्ट है। चलो अब इतना हम प्लॉट करते हैं। तो 0 पर तो 0 ही था, और -1 पे है ना, देखो -1 पे -1 मिला है, -1 पे -1 मिला है। और 0 और -1 के बीच में जो नंबर्स थे ये सब, इन सब के लिए भी आपको -1 ही मिल रहा है। तो -1 ही मिल रहा है, y इज इक्वल टू -1 आता रहेगा। ठीक है, x 0 के लिए -1 नहीं था, इसलिए यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाना पड़ा। ठीक है,
अब हम लोग और पीछे चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो आपने ऊपर हॉलो वाला सर्कल लगाया ना, वो एक बार बताना, नहीं समझा। हॉलो सर्कल कब लगाते हैं? जब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी नहीं होती। करनी होती है। ठीक है, तो x 0 पर बताओ क्या वैल्यू आ रहा था? देखो, 0। हाँ ना, यहाँ लिखा है x 0 पर 0 था, तो x 0, 0 तो यहाँ पर है। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर x भी, यहाँ पर भी x 0 है भाई। x 0 तो ये पूरे y एक्सिस पर रहता है ना, तो x हाँ हाँ। इस पॉइंट पे भी x 0 है। तो जब x 0 है तो क्या y -1 होगा? नहीं, नहीं, 0। इसीलिए यहाँ पर और हॉलो सर्कल बनाया। क्लियर? सर एक बार फिर से बता दीजिए कि दूसरा ग्राफ। हाँ, हाँ पीछे सर। चलते हैं ना, और पीछे चलते हैं, और पीछे चल रहा है। अभी ये वाली वैल्यूज की बात करते हैं और पीछे। देखो, -1 पे तो -1 है। अब -1 से और छोटी वैल्यू लेते हैं, तो -1.1 लिया मैंने, यहाँ लिया। देखो, -1 पे, -1.1 पे -2 आ रहा। अच्छा, ऐसा कब तक आता रहेगा? -1.9 का भी -2 आएगा, और -2 का भी -2 आएगा। लेकिन मैं -2 से और छोटा वैल्यू कर दूंगा तो -3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से प्लॉट करना शुरू करते हैं। क्या है कि -2 पर तो -2 है, ठीक है। -2 पर x -2 पर y -2 है, और -1 पर है। -1 पर क्या था? -1 पर तो -1 ही था, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स थे, जैसा -1.1 से लेके -1.9 तक, इन सब के लिए आपको -2 मिल रहा था। तो ये -2 वाला लाइन बनेगा, है ना। ये सब के लिए -2 है भाई। देखो, इस वाले x की वैल्यू के लिए भी -2 है, इस वाले x की वैल्यू के लिए भी x -2 है, इस वाले x के लिए भी -2 है ना। लेकिन अगर आप -1 पर आओगे ना, -1 पर आओगे, तो -1 पर क्या वैल्यू थी आप देख लो। तो -1 पर तो -1 ही। -1 ही था, है ना। -1 था, तो वो तो यहाँ पर हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब x -1 है, देखो x जब -1 है, तो यहाँ पर लेने का मतलब -2 हो जाएगा। तो -2 थोड़ी हो रहा है, तो -1 हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर -1 पर बनाएंगे डॉट, और यहाँ पर बनाएंगे हॉलो। अभी कुछ क्लैरिटी आया क्या? सर -1 के लिए आपने हॉलो क्यों बनाया, वो नहीं समझा। अरे देखो, सिंपल है ना, सिंपल है। आप बस यहाँ से ये बताओ, -1 पुट किए थे तो क्या मिला था आपको? -1। -1। ग्राफ पर आप समझते हो ना कि ग्राफ कैसे बनाया जा रहा हाँ हाँ। है ना। तो x अगर -1 है तो y -1 होना चाहिए, ऐसा है। हाँ देखते हैं, x -1 यहाँ पर है, भाई यही तो x -1 है, हाँ। और y -1 यहाँ है। तो पॉइंट हाँ कहाँ आएगा? यहाँ, यहाँ ये पॉइंट मिल रहा है। हाँ। लेकिन जब ये वाला ग्राफ बना रहे थे, तो यहाँ जैसे ही पहुंचोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर भी x -2 ही तो है, -1 ही तो है। हाँ हाँ। तो x -1 के लिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा इसको सॉलिड कर देता हूँ, तो सॉलिड करने का मतलब x -1 पे मैंने y क्या ले लिया? -2 ले लिया। -2। हाँ। ऐसा था क्या? नहीं। गलत है ना, ये वाली वैल्यू छोड़नी थी, इसका मतलब, है ना। यहाँ पर छोड़ना था हमको, यहाँ पर हाँ ओपन सर। करना था, ऐसा ओपन करना था। बाकी तो ये सब चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका ग्राफ है। अब देखो, ये कुछ सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, स्टेयर्स जैसा लग रहा है, जैसे जंप कर करके दिख रहा है। आगे हाँ भी कैसा आएगा ग्राफ? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। इसीलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन है। बोला था ना, स्टेप फंक्शन। इसको स्टेयर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेयर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, स्टेयर फंक्शन। मोस्टली आपको किताबों में लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से मिलेगा। इसको शॉर्ट में GIF फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलते हैं, ठीक है। कभी शॉर्टकट में GIF भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ, इसका डोमेन, इसका रेंज, ये सब कुछ हुआ है। अब थोड़ी और बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। जो f(x) है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देखो ये क्या है। जो इसमें x है आपका, या चलो अभी ग्राफ
थोड़ा सा भी आपको समझ आया है? मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से समझ में आया। आगे क्या पूरा ग्राफ हाँ सर। पूरा क्लियर है ग्राफ? नहीं सर। हाँ, वो तो समझ आ रहा है मुझे। चलो एक बार और ग्राफ देखते हैं ना, ग्राफ ही देखते हैं एक बार और। क्या वो ये आपको, मुझे लगता है कि ये हॉलो और सॉलिड का बस सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है ना? ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है आपको, बाकी चीजें तो क्लियर होंगी। यस। अच्छा, चलो फिर मैं एक बार और ट्राई मारता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो आपका जो एफ एक्स है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। और बनाना चाहते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है। मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड का ग्राफ फिलहाल बनाने का सोच रहा हूँ। तो एफ 0 पर बना ले, पहले मार्क कर लेता हूँ। ये 0x है, ये 1x है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अच्छा, इस पे मुझे एक है ना पॉइंट प्लॉट करना है। आप मुझे थोड़ा हेल्प करो कि मुझे इस पे 1,2 प्लॉट करना है। तो कहाँ पर होगा, कैसे प्लॉट करूंगा? पहले 1 को लेंगे और 2 यहाँ पे। हाँ, x1 है, y2 है, तो क्या है कि x1 है और y2 है। तो x1 है तो ऐसे लाइन बना लेते हैं हम लोग, और y2 है तो ऐसे लाइन बना लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट मिलता है। यस। ठीक है ना? ऐसे ऐसे बनाते हैं ग्राफ, ये चीज तो पता ही है आपको। हाँ। चलो ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो f 0 पर वैल्यू आएगी 0, है ना? ये फंडा तो समझ में आ ही चुका है अपने को कि वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। और f 0.1 पर लेंगे तो भी 0 आएगा। इनफैक्ट ऐसा हम 0.9 तक लेते रहेंगे तो 0 ही आता रहेगा, लेकिन जब 1 पर आएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? तो अब यस। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर है। तो देखो ये जो है ये 0,0 है, ठीक है। तो x 0 पर y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन, है ना? और ये जो पॉइंट है ये x1 पे y1 है ना? तो x1 पे y1 देखना, बताते रहना गलत तो नहीं हो रहा है। देखो 1,1 सही है ना? ये वाला पॉइंट हाँ सही है सर, ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, अब इसके बीच में वैल्यूज, अरे बताते चलना, बीच में कहीं भी दिक्कत लगे, नहीं समझ में आए तुरंत रोक देना। यहाँ तक तो सही है ना अभी तक सबके लिए? तो अब हम बीच वाली वैल्यूज को लेते हैं, जैसा ये वाला है। तो x जब 0.1 था, x जब 0.1 था, तो भी y क्या रहा है, 0 रहा है। इनफैक्ट x कुछ भी था जो 0 और 1 के बीच में था, तो y क्या है, 0 ही रहा है। तो मतलब x यहाँ था तो भी y 0 ही था। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब आता रह रहा है, आता रह रहा है ना? तो इनफैक्ट ये सब आता जाएगा, ये सब आता जाएगा, ये सब 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 इन सब x वैल्यूज के लिए y क्या है, 0 है। अरे ठीक ठीक चल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। अच्छा अच्छा, ये देखना मैं 1 पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा सा देखना। ये 1 मैं पहुंचा नहीं हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। तो x जब 1 था तो y क्या था? 1। वन वन। x1 पे y1 है। तो हाँ। x1 पे y1 है, मतलब ये वाला पॉइंट, राइट? यस। अच्छा, तो जब मैं यहाँ x1 पर पहुंचूंगा, है ना, यहाँ पर x1 पर पहुंचूंगा, तो क्या मुझे यहाँ भी ऐसा इंक्लूड कर लेना है ये पॉइंट? नहीं नहीं, इंक्लूड कर लूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो बोलेगा x1 पे y 0 जीरो है। आ रहा। हाँ। तो क्या ये पॉइंट मुझे लेना चाहिए ग्राफ में? नहीं नहीं। नहीं। नहीं लेना नहीं। चाहिए। अच्छा, छोड़ते कैसे हैं किसी पॉइंट को? हॉलो सर्कल। हॉलो हॉलो सर्कल, सर्कल। मतलब मुझे यहाँ क्या बनाना है? हॉलो सर्कल। क्लियर हुआ क्या कुछ? हाँ। और वापस एक बार रिपीट करो। हाँ, एक बार और, थोड़ा और आगे चलते हैं ना, इसी पे और आगे चलते हैं। इसको अभी ऐसा मत सोचना कि कुछ छूट गया है, कुछ नहीं छूटा है, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। x1 पे y1 है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, और 2 रखने पर क्या है? 2 ही है। टू। 2 ही है ना? तो 2,2 है। 2 पर 2, 2 पर 2, ये वाला पॉइंट है, ये 2 पर 2 है, 2,2। अच्छा, 1 पर 1 था, 2 पे 2 हो गया। और 1 और 2 के बीच में जो x की वैल्यूज हैं, ये सब ये सब ये सब, है ना, ये सब। तो ये सब जो x की वैल्यूज है 1.1 है ना, 1 से बड़ा, इनके लिए वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1.2 के लिए भी 1 आएगा। 1 पॉइंट, ऐसा चलते चलते चलते
1.9 तक 1 ही आता रहेगा। तो x जब 1 से बड़ा था तो y 1 मिला, ये वाला पॉइंट। और बड़ा किया ना, x को 1.2 किया तो यही y 1 ही रहा। अच्छा, और 1.3 लिया तो भी y 1 रहा। 1.4, 1.5, 1.6, 1. पूरा ऐसा 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 आता रहेगा, है ना, ये पूरा आता रहेगा। सही है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये देखना अभी 2 पे मैं पहुंचने वाला हूँ, पहुंचा नहीं हूँ, 2 पे पहुंचने वाला हूँ। तो 2 पे क्या मिलता है, x जब 2 होता है तो y 2 मिलता टू है 1 था। ना, 2 बनता है यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, है ना, अगर ले लूं तो ये पॉइंट क्या है, x तो 2 है और y क्या है टू इस कॉमा पॉइंट पर, 1 बन जाएगा। 1 है ना, 2,1 है। तो ये पॉइंट कह रहा है x 2 रखने पर y 1 मिलना चाहिए, लेकिन हमें पता है x 2 रखने पर y 1 नहीं मिलता है, तो 2 मिलता है। मतलब ये पॉइंट क्या है, अपने को एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। ठीक है, हॉलो सर्कल आएगा। तो मतलब यहाँ हॉलो सर्कल आने वाला था, हॉलो सर्कल बनेगा यहाँ। अरे क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो पैटर्न समझ लो ना, आप पैटर्न समझ लो, ऐसा पीछे डॉट है आगे हॉलो है, पीछे डॉट है आगे हॉलो, पीछे डॉट आगे हॉलो, पीछे डॉट आगे हॉलो, ऐसा बनते जाएगा। और कहाँ पर ऐसा ये अपनी जो है चेंज करेगा, हर इंटीग्रल वैल्यू पे। ये 2 है तो ये 3 रहा होगा, ये का क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, है ना। तो हर इंटीग्रल वैल्यू पे ये अपनी शक्ल जो है बदल ले रहा है। पीछे भी ऐसे ही है ना, डॉट हॉलो, डॉट हॉलो, पीछे भी अपनी शक्ल ये इंटीग्रल वैल्यूज पे बदलेगा, -1, -2 ऐसा। ठीक है, क्या कुछ समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ? डोमेन आपको समझ ही गए हो, ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल है, और आउटपुट जो रेंज है वो इंटीग्रल वैल्यूज ही इंटीजर। राइट, इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है। तो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब जब 1 है ना, क्लोज्ड 1 से ओपन 2 थी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा? देखो x जब 1 था तो भी 1 मिला, 1,1,2। 1,2 नहीं है ये देखो क्या इंटरवल लिखा है मैंने, ये इंटरवल है, बहुत सारी वैल्यू है इसमें। एक तो 1 भी है और दूसरा 1 से बड़ा वो सब कुछ है जो 2 से छोटा है। 2 देखो एक्सक्लूड किया है, इंटरवल भूल गए क्या? क्या चीज लिखा है, ये लिखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। देन इक्वल टू, हाँ, लेस देन 2। हाँ, तो जब x 1 के इक्वल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आता है, 1 1 आता 1 है। 1 आता। और 2 से छोटा मैं कुछ भी लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 1 ही 1 ही आएगा, आएगा। 1 1 है ना। 1। तो इन सब वैल्यूज के लिए 1 आ रहा है, समझे क्या? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि x बिलोंग्स टू -1 से 0, क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x? x is less than equals to greater than equals to 0, -1। वो ठीक है, वो तो अपने समझने के, आपको -1 समझाने के लिए ये बात लिखी थी, आप तो आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, -1 -1 और करेक्ट है। 0। नहीं, केवल एक ही आंसर -1 आएगा इसमें तो, हाँ -1। -1 ही आएगा, 0 पर ओपन रखा है, 0 नहीं लिया है। ठीक है, तो इस तरह से है ना, ये चीजें धीरे धीरे आपको समझनी है। समझ रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं थोड़ा, और प्रॉपर्टीज से चलने से पहले एक जनरल बात करते हैं। जनरल बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है x, कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2.7, 3, -4.8, कुछ भी हो सकता है x। तो जो भी x होता है, जो नंबर है, रियल नंबर है, x इज व्हाट, रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है आपका, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, और एक आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको क्या है।
जैसा लिख रहा हूँ 2.8 लिखा है, तो 2.8 में जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? 2 2 2 हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.8 है। 2 + 0.8 इज 2.8 ओनली, है ना? तो ये आपका जो लिखने का तरीका हो गया। एक रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होगा और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक। अब इसमें जो खास बात है ना, जो खास बात है कि जो तोड़ना है दो पार्ट, एक इंटीग्रल और एक फ्रैक्शनल, इसमें खास बात यह है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब इस बात का क्या मतलब है, अभी मतलब समझ में आएगा। -3, कैसा लिख दिया, -3.5, इसको भी आपको ऐसे ही ब्रेक करना है इनटू 2 पार्ट्स। -4 दो पार्ट में तोड़ दो आप, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। -4 + 0.5 + 0.5 इसमें क्या होगा, एक -4 हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट हम लिखेंगे +0.5। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक किया है ना, इस तरह से ब्रेक किया है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट रहे वो पॉजिटिव ही रहे। अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था, -3 -0.5 भी लिखा जा सकता था, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है। आपने जो बताया बिल्कुल सही तरीका बताया। तो याद रखने वाली बात यहाँ है कि कभी भी ऐसा नहीं कुछ कर देना है कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैं नेगेटिव बना दूं। ठीक है, और नाम में फ्रैक्शनल है ना, नाम ही इसका फ्रैक्शनल है, तो ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी होगी ही नहीं, है ना। हमेशा ही जो पार्ट होगा फ्रैक्शन में जो बच रहा होगा, फ्रैक्शन इज एनीथिंग विच इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमेशा ही ये वैल्यू 1 से छोटी ही रहने वाली है। चलो, हालांकि फ्रैक्शन पार्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी जो काम की चीज है वो हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे अगर बोला जाए कि कि अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 पूछा जा रहा है ना, 3.7 पूछा जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 0.7, वही ऊपर वाला फंडा, ये वाला। और अब इसमें जो इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है? ये आपका 3 3 इंटीजर 3 है। है। ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर कूद के आ सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बॉक्स के बाहर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि वो इंटीजर था, है ना, उसका नाम इंटीजर था, इसलिए वो कूद के बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है कितना होता है? 0 0 होता है। 0 तो वैल्यू आ रही है 3। वैसे भी आपको पता था 3.7 का 3 ही आना है, बट इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि डब्बे के अंदर से इंटीजर कूद जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज शुरू कर चुके हैं, नाम दे देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो पहली प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप जान गए हो। जैसा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोलूं की वैल्यू क्या आएगी, और आपको दिया हुआ है कि x बिलोंगिंग टू z है, तो बताओ क्या आएगा? ZE I क्या आएगा? देखो सिंपल, आपसे पता है क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि डब्बे के अंदर जो x भरा जाएगा ना, वो इंटीजर भरा जाएगा। तो इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है आंसर? वही इंटीजर दे देता है इंटीजर ना, वही दे देता है। तो अंदर क्या लिखा है? x लिखा है, तो बाहर भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अरे भाई साहब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 जो अंदर लिखा है वही बाहर है, जो अंदर लिखा है x वही लिखा है बाहर। क्लियर? यस एंड, है ना, सेकेंड पार्ट है जो इसी प्रॉपर्टी में। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर आपके पास x + n है, इसको 0.2 कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 0.2 सेकेंड प्रॉपर्टी पर आ गया, है ना। अब यहाँ पर x इंटीजर नहीं है, वो पहले वाले पॉइंट में था। x + n है आपके पास, तो
क्या लिख सकते हैं इसको, वेयर n इज इंटीजर, यहाँ पर n जो है वो इंटीजर है। सर n प्लस फिर वो x को इंटीग्रल पार्ट में करते हैं। हाँ, वो बॉक्स बोलते हैं उसको, है ना, बॉक्स बोल सकते हैं। तो n जो है वो क्या इंटीजर है, ये वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, 3 जो इंटीजर है तो वो क्या डब्बे के बाहर आ जाएगा, n डब्बे के बाहर आ जाएगा, सिर्फ x रहेगा डब्बे के अंदर। ठीक है, Yes. थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, अगर है ना, इफ x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर, x आपका इंटीजर्स है z, if x belongs to integers z, then माइनस x का बॉक्स क्या होगा, -6. है ना, सिंपल है, माइनस एक्स ही होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और फाइनली ये माइनस एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसा है कि अगर इंटीजर हो ना अंदर बॉक्स में, तो माइनस हम डब्बे के बाहर लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कह रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ना, ये थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, ऐसा डैश 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 टिल x प्लस n माइनस 1/n। तो इसकी वैल्यू आती है nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर में nx आता है, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। जस्ट एक फॉर्मूला की तरह आप इसको याद कर सकते हो कि x है, x में प्लस हो रहा है 1/n 2/n, ऐसा 3/n 4/n, कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी nx ग्रेटेस्ट इंटीजर में, n जहां पर कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, हालांकि इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है 12th में करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करने की जरूरत नहीं है। चलो फिलहाल कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस 3, वैल्यू बतानी है इसकी आपको। फोर। सर 3। अच्छा, Sir, 4. देखते हैं। सर 4। 5.2। अच्छा, सर 4। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का तो 2 हो जाएगा, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2, -2. 3.4 का 3, -2 का -2 और 3 का 3, तो +2 -2 कैंसिल होने के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 आपका आंसर है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि इफ f of x is equal to greatest integer x plus 2, then possible value of f of x plus f of minus x क्या आएगा? fx आपको दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 है, तो आपसे fx प्लस f ऑफ माइनस x की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करिए। -1. ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्या? बाकी लोग क्या आंसर है? चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, हमसे पूछा गया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ एक्स तो हमें पता ही है ये है, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जहां जहां एक्स लिखा है उसके जगह हमें लिख देना है माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है, देखते हैं इसकी क्या वैल्यूज आ सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है ना, इसकी वैल्यू हमें सोचना है क्या आएगा। ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट सपोज x हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम x टू बी कोई वैल्यू जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी ले सकते हो। आई एम अज्यूमिंग 1.7,
कुछ भी ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 और प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7। तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 है, और माइनस 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 2 है। तो इसकी वैल्यू 1 -2 मतलब -1 आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस माइनस एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या आता है, -1 आता है। -1 कब आता है, जब आप x कोई भी नॉन इंटीग्रल नंबर लेते हो। देखो x हमने लिया है 1.7, ये इंटीजर नहीं है। अगर हम कोई इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज x हमने 5 ले लिया, तो ये 5 और -5 ऐसा बनता। इस केस में 5 - 5 0 हो जाता। तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं डिपेंडिंग ऑन कि x इंटीजर है कि x इंटीजर नहीं है। तो x अगर इंटीजर नहीं है ना, x इज नॉट इक्वल टू, नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, तो -1 आता है। और अगर x कोई इंटीजर रहा होगा, जैसा हमने लिया यहाँ पर, तो 0 आता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी भी है जो अब से हमको याद रखनी है कि x प्लस माइनस एक्स जो है ये देता है -1। कब देता है -1, व्हेन x इज नॉट इंटीजर। ये देता है 0 कब, व्हेन x इज इंटीजर। तो हम यहाँ से आगे कैसे चलेंगे, यहाँ से आगे हमारा 2 आंसर होगा, है ना। फर्दर यहाँ से हम 2 आंसर लेके चलेंगे कि ये वैल्यू -1 + 4 हो सकती है। कब, व्हेन x इज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ये वैल्यू 0 + 4 हो सकती है कब, व्हेन x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। तो ये दोनों ही हमारा आंसर है। सर एक बार रिपीट करो ना। कौन सा वाला पार्ट, पूरा सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? चलो करते हैं स्टार्टिंग से। एफ एक्स दिया था आपको, आपसे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स पूछा था। तो एफ एक्स तो आपको दिया ही हुआ है, माइनस एक्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस इस एक्स में आप -x रख दो। ठीक, अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कर लिया हमने, तो 2 + 2 4 हो गया, और इन दोनों को अलग से हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसके बारे में हम निकल पड़े सोचने। चलो सोचते हैं। तो हमने x की कोई वैल्यू ले ली 1.7, विच इज नॉट एन इंटीजर, है ना, नॉट इंटीजर। तो 1.7 और -1.7, 1.7 का 1 हो जाएगा, -1.7 का -2 हो जाएगा। तो -1 आया। आप कुछ और ले लो ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कह रहे हो कि नहीं यही क्यों लें, तो आप कुछ और ले लो, लेकिन इंटीजर मत लेना बस। तो हमने ले लिया x 3.2। ठीक है, तो 3.2 और प्लस माइनस में 3.2, तो 3.2 का 3 हो जाएगा, और -3.2 का क्या होगा बताना 4 हो मुझे। जाएगा, -4 सॉरी। -4, तो क्या आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। -1। हर बार आएगा ना, हर बार -1 ही आएगा, बस x इंटीजर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप x इंटीजर ले लोगे, तो जैसा हमने लिया यहाँ पर 5, तो 0 आया। कोई भी इंटीजर इंटीजर ले लो, 5 की जगह कोई और इंटीजर ले लो, 0 ही आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर, है ना, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब इसकी वैल्यू हमने एक बार लिख दी -1, एक बार लिख दी 0, +4 तो था ही साइड में, तो +4 तो आना ही है। -1 कब लिखे आएगा वो हमें बताना पड़ेगा ना, -1 कब आएगा, जब इंटीजर नहीं है तब, तो x इंटीजर नहीं है तब। और 0 कब आएगा, जब x इंटीजर है। आ गया आंसर, 4 - 1 3 और 0 + 4 4, ये दोनों आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है अभी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो नोट कर लो, तो और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ 4 टाइम्स greatest integer of x is equals to greatest integer of x plus 3, then find x। ये आपका क्वेश्चन है।
सर बॉक्स एक्स की वो 1 है आंसर। अच्छा, बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 आई, लेकिन आपसे तो एक्स पूछा है ना। 1 आप- 2 हाँ, ओपन ब्रैकेट ऑन 2। ओपन ब्रैकेट 1, क्यों क्लोज ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। नहीं, क्लोज ब्रैकेट ऑन 1 हाँ कॉमा हाँ, 2 पे ओपन ब्रैकेट। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही बात है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और ये 3 हमें इंटीजर दिख रहा है ना, और हमें पता है डब्बे के अंदर से इंटीजर बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हमने डब्बे में x और 3 को डब्बे से बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। तो ये हो रहा है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आ जाएगा, 3/3 मतलब 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। No, sir. ओके, तो ऐसे कौन सी x की वैल्यूज है जिसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं तो 1 आ जाए। तो 1 का 1 होता है, 0.1 से लेके 1 तक। नहीं नहीं, 0.1 का तो 0 हो जाएगा ना। 1.2, 1.3. हाँ, 1 का 1 1 हो से जाता है ना। एक तो 1 का 1 हो जाता है, और 1 से बड़े सारे नंबर्स जो 2 से 1.9 छोटे तक। हैं ना। 1.9 बोलना सही नहीं है एक्चुअली, 2 से छोटा बोलना सही है, क्योंकि 1.9 और 2 के बीच में एक दो नहीं, हजारों करोड़ों हाँ, नंबर हैं। हाँ करेक्ट। तो x आपका जो होगा वो क्लोज्ड 1 से ओपन 2 होगा। इन सब x का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको किया हुआ है, कह रहा है कि लेट -2 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू 4, देन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। Sir, close bracket -2, 4. ओके, देखते हैं, थोड़ा और सोचो ना, थोड़ा और सोचो। क्लोज ब्रैकेट ऑन -2 एंड ओपन ब्रैकेट ऑन 5। सही है, बिल्कुल सही है। Yes, sir. Close bracket -2, 5 open. हम्म, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, उसकी वैल्यूज -2 से 4 तक आ रही है, तो x क्या क्या हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, तो -2 के लिए हो सकता है
और ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए तो x की वैल्यूज भी -2 से बड़ी ही होनी चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मिल गया है। और कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 4 हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो हम सोच लेते हैं कि 4 कब हो सकता है, तो कोई भी नंबर जो 4 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर नंबर 4 से बड़ा भी है, 4.1, 4.2, 4.3, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 रहता है। 4 ही आता है। राइट, तो ऐसा तब तक होगा जब तक नंबर 5 से छोटा है। तो नंबर 5 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आता रहेगा। बस यही आंसर आ गया x की वैल्यू के लिए, है ना। सोचने वाला पार्ट था ये क्वेश्चन में। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। हम लोगों ने देखा अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा ना, तो 8th होगा आपका फ्रैक्शन पार्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक ही बात है। तो मैंने आपको अभी एक ऊपर एक चीज बताई थी कि कोई भी रियल नंबर x है तो इसको दो पार्ट में लिखा जा सकता है ना। एक तो इसका इंटीग्रल पार्ट और एक इसका क्या फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिखा है, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ओनली, है ना। यही बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी आप x लेते हो, कोई भी रियल नंबर लेते हो, तो उसमें जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट आता है ना, वही है आपका फ्रैक्शनल पार्ट उस चीज के लिए। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? देखो, जो इंटीग्रल पार्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वही था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या आ रहा था? इंटीजर आ रहा था कोई भी रियल नंबर के लिए। तो ये आपका था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ये रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा कर्ली ब्रैकेट x से, है ना। कर्ली ब्रैकेट में x लिखा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो कोई भी रियल नंबर x है तो इस x को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, एक इसका GIF और एक इसका फ्रैक्शन पार्ट। नो डाउट दोनों का सम करने पर x ही मिलना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 3.2, 3.2 का अगर मैं लिख दूं ऐसा 3.2 बॉक्स में और 3.2 फ्रैक्शन में, तो 3.2 बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। और 3.2 फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0.2। देखो ऐड करने पर 3.2 ही बना है। तो दिस वाज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दिस इज आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर ही कि ये जो वैल्यू है ये कैसी होती है, फ्रैक्शन पार्ट वाली पॉजिटिव ही आती है। कभी ऐसे मत ब्रेक कर देना ये नेगेटिव आप में आप बता रहे हो। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एज द नेम सजेस्ट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन चीज हमेशा कैसी होती है? 1 से छोटी होती है। तो इसका जो इनपुट है, पहले हम इनपुट के बारे में और सोचते हैं कि हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। फंक्शन की शक्ल है f(x) इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, दिस इज योर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। अब हम सोच रहे हैं कि इस x में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। एनी आइडिया क्या क्या इनपुट दे सकते हैं? Only rational number. रैशनल नंबर केवल, इरेशनल दे देंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? No problem. तो क्या क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स ना, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स, है ना, कोई भी रियल नंबर हम लोग इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा इनपुट देने से आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? रेंज क्या होगा? रेंज मतलब कैसा आउटपुट मिल रहा है आपको? क्या इंटीजर्स। क्या आपको ये इंटीजर दिख रहा है 0.2? रैशनल है, इरेशनल है। फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन मिल रहा है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? क्या ये कभी 2.7 हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है? हाँ, तो वही पूछा जा रहा है, रेंज की वैल्यूज कैसी कैसी आ रही हैं। डेसिमल। 0 से 1 तक। हाँ,
0 से 1 तक आएगा ना। अब 0 और 1 पर ब्रैकेट्स कैसे लगाने हैं वो भी बताना है। 0 को क्लोज और 1 पे ओपन। सही है, बिल्कुल सही है। रेंज जो है आपका वो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। बड़ा ये 1 तक जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा ना कभी भी। कभी भी फ्रैक्शन 1 कोई थोड़ी फ्रैक्शन है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज 5, ठीक है, सॉरी डब्बा लगा दिया उसमें, 5, और इस 5 को मैं दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूँ, है ना, इसका डब्बा और इसका फ्रैक्शन। तो इसका डब्बा तो 5 ही रहेगा, और 5 में फ्रैक्शन क्या है? 0। कुछ भी नहीं है, 0 0 है है। ना। तो मिनिमम जो है कम से कम 0 आ सकता है फ्रैक्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? देखो कुछ भी रहेगा। जैसा यहाँ पर पूरा ये 5 था, तो ऐसा थोड़ी मैं लिख सकता हूँ कि 4+1। ऐसा लिखने से थोड़ी ना 1 ये फ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं, है ना। 1 कभी नहीं होगा फ्रैक्शन में। तो 0 हो सकता है या 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है। कहने का मतलब 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से छोटा मतलब 1 पर ओपन, ऐसा। तो ये आपका है रेंज। क्लियर है? तो कुछ भी हम इनपुट दे सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट जो है वो 0 या 1 से छोटा ही मिलेगा। ओके, अब हम लोगों को बनाना है ग्राफ इसका, है ना। डोमेन समझ आ गया, रेंज समझ आ गया, काम समझ आ गया। तो नेक्स्ट थिंग इज हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है। अब सोचना पड़ेगा पहले भाई क्या रखने पर क्या मिल रहा है। तो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो ऐसा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं वैल्यूज। अच्छा, 0 रखेंगे तो क्या मिल रहा है? 0। 0। अच्छा, और 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा? 1। क्या, फिर से सोच लो। 1 का फ्रैक्शन पार्ट। 0। हाँ देखो, 5 में फ्रैक्शन पार्ट क्या था? 0 था। तो 1 में फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0 ही रहेगा। 0 रहेगा, राइट। अच्छा, 2 में फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा? 0। 0। तो यहाँ से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो क्या आप कि कोई भी मैं इंटीजर ले लूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लूं, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या रहने वाला है? 0 ही। रहने वाला 0 है। में। चलो वेरी गुड, एक बात तो समझ में आई। अच्छा, नेगेटिव में भी देख लो ऐसा, नेगेटिव में भी -1। -1 का फ्रैक्शन पार्ट बताना जरा क्या आएगा? 0। 0 ही है। 0 ही रहेगा ना। नेगेटिव में भी कोई भी इंटीजर लेंगे आप तो 0 ही रहने वाला है। ओके, प्लॉट कर लेते हैं ना, इतना प्लॉट कर लेते हैं। x 0 पर y 0 है, x 1 लिया तो भी y 0 है, ओके, x 2 लिया तो भी y 0 है, और ऐसे ही पीछे साइड में भी -1, तो -1 पर भी y 0 है, -2 पर भी y 0 ही है। अच्छा, तो अब हम लोग 0 और 1 के बीच के नंबरों की बात करना शुरू करते हैं। तो चलो हम लोग बात करेंगे 0.1, है ना। 0 से बड़ा नंबर ले रहे हैं, तो 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0। 0.1। अरे भाई करेक्ट है, 0.1 ही तो होगा। 0.1 खुद ही वो फ्रैक्शन है। अरे सिंपल है ना, हाँ ऐसा सर, सोचो, हाँ। देखो 3.2 है ना, तो पॉइंट से पहले वाला इंटीजर हो जाता है, पॉइंट के बाद वाला राइट साइड वाला फ्रैक्शन हो जाता है। तो अगर मैं 0.1 बोल रहा हूँ तो 0.1 है। पूरा का पूरा 0.1 खुद ही फ्रैक्शन है। ठीक है ना। हाँ। चलो, अब मैं 0.2 ले लेता हूँ, क्या आएगा? 0.2। टू, 0। वही आ जाए, वही आ जाए। अच्छा, तो ऐसा करते हुए हमें समझ में आने लगा कि अगर हम ऐसा 0.9 तक चलते रहेंगे
तो हम एक्चुअली जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है क्या? हाँ सर। तो मतलब ऐसा है कि ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। कैसा मैं लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स जैसा है ना, कि जो हम x दे रहे हैं वही हमें y मिल रहा है। हाँ छोड़ो, इतना ज्यादा क्यों सोचना है ना, मत सोचो, छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं है ना, कूद पड़ते हैं ग्राफ पर, प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट पता चला 0.1 कॉमा 0.1, यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट पता चला 0.2 कॉमा 0.2, यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट पता चला 0.3 कॉमा 0.3। अरे वही समझ आ गया, 0.9 कॉमा 0.9। तो 0.1 कॉमा 0.1 यहाँ होगा, 0.2 कॉमा 0.2 यहाँ होगा, 0.3 कॉमा 0.3 यहाँ होगा, और 0.9 कॉमा 0.9 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होगा ये। और देखना हम 1 पहुंचे नहीं है अभी, है ना, 1 पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। सोचेंगे पहुंचने से पहले, x जब 1 रख रहे थे तो क्या हो रहा था, 0 आ रहा था जीरो फ्रैक्शन। आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं पहुंच जाऊंगा 1 पर, तो क्या ये पॉइंट लेना सही रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा, नहीं सर। क्योंकि अगर लेते हैं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 1,1 हो रहा है। कहने का मतलब 1 पुट हाँ करने से 1 मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, 1 पुट करने से तो 0 मिलता है, हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं अब, क्या करना चाहिए हमें? हॉलो सर्कल बनेगा। करेक्ट है ना, 1 पर है ना, यहाँ पर ऐसा हॉलो सर्कल बना देंगे तो हम समझ आ जाएगा, नहीं नहीं, 1 पर जो है वैल्यू 0 है, 1 नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो इन पॉइंट्स को आप जो ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये लग रहा है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब y इज इक्वल टू एक्स हम बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन बनाए हो ना ग्राफ पर आप, ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करे हैं 10th में, तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही तो है, y इज इक्वल टू एक्स। हाँ सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ऑन ग्राफ, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन हम ऊपर बनाए हैं ग्राफ पे, उसका इक्वेशन था यही, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं 1 से 2 के बीच में ग्राफ बनाते हैं ना, 1 से 2 के बीच में ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो 1 रखने पर तो 1 आ रहा था, ये हमें ऊपर ही देख, 1 रखने पर 0 आ रहा था, ये हमने ऊपर देखा है। अब हम 1 से बड़ा रखते हैं, 1 से बड़ा रखते हैं तो पहले 2 ही देख लेते हैं ना, 2 पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। हाँ ये तो पता ही है, 2 पर 0 आएगा, बना भी रखा है हमने, प्लॉट भी कर रखा है, 2 पर 0, 1 पर 0। अब इनके बीच के नंबरों के बारे में हम बात करेंगे, तो ले लेते हैं 1.1। ध्यान से सोच के बताना भाई, 1 पॉइंट, हाँ 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू क्या आएगी? 1.1 0.1। है ना, 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट आएगा 0.1, राइट। यस सर। अच्छा, ऐसे ही हम 1.2 लेते हैं, 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा? 0. 0. अच्छा, तो समझ में आने लगा हमें किस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ऐसा ही हम चलते रहेंगे, तो हम 1.9 का क्या बता सकते हैं? 0.9। 0.9 बता सकते हैं। चलो प्लॉट करते हैं ना, ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिला है, यहाँ से पॉइंट मिला है कि x हम 1.1 रखे थे तो y 0.1 मिला। यहाँ से पॉइंट मिला है 1.2 रखे थे x तो y 0.2 मिला। ऐसे ही नेक्स्ट हम 1.3 रखे होते तो 0.3 मिलता, और सिमिलर वे में 1.9 पुट किए हैं तो 0.9 मिला है। सही है बात। अब ग्राफ पर बनाएंगे ये पॉइंट्स को, चलो बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1.1 कॉमा 0.1, तो 1.1 यहाँ है, 0.1 यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ पर होगा। सही है क्या? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट 1.2 कॉमा 0.2, 1.2 यहाँ है, 0.2 यहाँ है, ऐसा आ जाएगा ऊपर।
और नेक्स्ट 1.3, 1.3 यहाँ है, 0.3 यहाँ है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना किस तरह से जाएगा? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। 2 पहुंचे नहीं है ना, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने से पहले सोचेंगे रुक के। तो इसके पहले आप बताओ पहले, सही है क्या यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, 2 पर चलते हैं ना, 2 पर। तो 2 पर देखो हमें पता है 2 पर वैल्यू कैसी आती है? 0 आती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर हम ये पॉइंट लेते तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता x2, तो 2, y क्या? 1 है ना। 1 तो 2 रखने पे 1 आया था क्या अपना? 2 रखने पे नहीं नहीं 0 आया था, मतलब ये पॉइंट छोड़ देना है, छोड़ देते हैं। ये पॉइंट छोड़ना है, छोड़ने को हम ग्राफ पर बताते हैं ऐसा होलो सर्कल बना के। क्लियर है? यस सर। ओके। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं, ये सब जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा, और बताओ क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? जैसा हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर y इक्वल टू एक्स था, वैसे यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? n+1 है, मतलब एक 1 कॉमन। ऐसा है ना, ऐसा है कि जो x था आपका, देखो जो x था आपका 1.1, उसमें 1 माइनस कर दो, है ना। x में क्या करो? 1 माइनस कर दो, तो क्या मिला? 0.1। अच्छा, यही काम सब में अगर हो जाएगा तो हम जो सोचे हैं वो सही सोचे हैं। ओके, तो इस वाले 1.2, इस x में अगर 1 माइनस करूं तो हाँ मिल रहा है, सही है। 1.3 में 1 माइनस करूं 0.3, अरे सही सोचा है हमने। हमें क्या करना था? हमें x में 1 माइनस कर दे रहे थे तो y के इक्वल आ जा रहा था। सही है क्या? हाँ सर। तो ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो मतलब ग्राफ पर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। बनाइए ना, बना है, हमने बनाया है, देखो बिल्कुल बनाया है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x माइनस 1। क्लियर है? आपको ग्राफ का पैटर्न समझ में आ गया है, ग्राफ किस तरह से बन रहा है ना। आगे कैसा बनेगा? 2 से 3 तक के बीच में, 3 के लिए तो 0 ही आएगा, और 2 से 3 के बीच में ऐसा बनेगा ग्राफ। उसके पैरेलल रहेगा। राइट, ऐसा ही पैरेलल पैरेलल आता जाएगा। ये 4 से हो जाएगा, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 6 चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पीछे पीछे आ जाओ, पीछे भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। इस ग्राफ पर आप देखो तो y की वैल्यूज, y एक्सिस पर जो वैल्यूज मिली हैं वो कैसी मिली हैं? एक तो 0 मिला है, और 0 से बड़ा और 1 से छोटा तक मिला है। तो आप रेंज थोड़ी देर पहले यही तो बताए थे मुझे। देखो रेंज क्या होता है? जो y एक्सिस पे वैल्यूज मिलती हैं। और डोमेन क्या होता है? जो x एक्सिस पर होता है ग्राफ पर। देखो y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर क्या क्या मिला है? क्लोज्ड 0 से ओपन 1, यही हमने लिखा था। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर वैसे ही फिर y इज इक्वल्स टू x-2 x-3 जाते जाएंगे ना। जाता जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट वाले जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होगा। दिख रहा है ना, 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 2.1 2.23 ऐसा हो रहा होगा। तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। नेक्स्ट वाला x माइनस 3, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सर वाला लाइन, नेगेटिव वाले के लिए बस बस वही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ इसके लिए। प्लस करना पड़ेगा। करेक्ट, ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा। ये क्या होगा? y इज इक्वल टू x x प्लस प्लस 2 टू प्लस 2। ये बना के देखना आप, है ना, जो पीछे वाला ग्राफ हमने प्लॉट नहीं किया है। ठीक है, तो आगे वाला ग्राफ ये सब पूरा प्रोसीजर जैसे किया है प्लॉट करने के लिए, वैसा प्रोसीजर आप पीछे वाले के लिए फॉलो करना। और जब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो देखना, है ना, कि क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बन रहा है। ये सब बना के सोचना आप, आराम से देखना। कहीं फंसते हो तो हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं बाद में। चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डोमेन ऑफ 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताइए क्या आएगा। वन अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए आपको बताना है डोमेन क्या आएगा। सर ओपन ब्रैकेट 0, इंफिनिटी। अच्छा है ना, डोमेन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान रखना, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या इनपुट दे सकते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। सर ऑल रियल नंबर। अच्छा सर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। अच्छा, थोड़ा और सोचना है अभी। चलो करेंगे डिस्कस। चलो जी शुरू करते हैं। फिर डोमेन देखो क्या होता है। डोमेन का बहुत अच्छे से आपको मतलब पता है कि इनपुट वैल्यूज है ना, जो जो हम x में इनपुट वैल्यू दे सकते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम मतलब कोई नॉट डिफाइंड चीज जैसी न बने, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डोमेन में लिखवाए थे। अगर आपको याद हो कि अगर रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रूट वगैरह तो हमें दिखा नहीं, लेकिन हाँ हमें ये जरूर दिख रहा है कि नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा न हो जाए कि नीचे वाला 0 बन जाए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि जो नीचे जो भी कुछ लिखा है ना, नीचे क्या लिखा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा है, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। 0 नहीं होना चाहिए। तो हम सोच लेंगे कि क्या कभी ये 0 होता है। अगर ये किसी पॉइंट पर 0 होता है तो वो x की वैल्यू हमें नहीं रखनी है। तो आप बताओ फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कभी 0 आती है क्या। हाँ, हाँ कई बार आती है। कब कब आती है। इंटीजर्स होते तब। हाँ देखो अभी देखा हमने ना, देखो 0 कब आया था जब 1 रखा था, 0 कब आया था जब 0 रखा था, 0 कब आया था जब 2 रखा था, 0 कब आया था जब -1 रखा था। अरे कोई भी इंटीजर वैल्यू रख लोगे ना 0 ही आ जाएगा। अच्छा, इंटीजर वैल्यू के अलावा कुछ भी रखेंगे हम तो 0 नहीं आएगा। ओके, तो हमें यहाँ से ये समझ आ रहा है कि x क्या नहीं रख सकते थे, इंटीजर। इंटीजर। x इंटीजर नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रखेंगे एवरीथिंग इज फाइन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
x belongs to, therefore x belongs to all real number except integers, है ना, all real number minus integer। ये आपका आंसर हो जाएगा डोमेन के लिए। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस आपसे अब इस बार ये पूछ रहा है फाइंड रेंज ऑफ 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। रेंज पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या है। रेंज पता है ना, आउटपुट वैल्यू। सर सेम आएगा। सेम आएगा? सेम कैसे आ सकता है, ये रेंज है, वो डोमेन था। रेंज का मतलब आउटपुट वैल्यू, क्या क्या आ सकती है 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए। सर x belongs to r -0। x बिलोंग टू बताना ही नहीं है आपको, रेंज बताना है। रेंज x बिलोंग टू तब बताते हैं जब डोमेन पूछा जाए। रेंज मतलब इस पूरे का वैल्यू, x आप जो रखना है रख लो, लेकिन पूरे का वैल्यू फिर क्या आ रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रेंज का फंडा समझ में आया क्या है रेंज? रेंज इज आउटपुट। जीरो से 1 तक सर। अच्छा, सोचो और सोचो आप। वन से इंफिनिटी। 1 पर क्लोज्ड या ओपन? ओपन। करेक्ट है। -∞ to 0। नहीं नहीं, जब वो बता दिया फ्लो ओपन 1 से इन्फिनिटी तक आंसर सही है, तो बाकी आंसर गलत होंगे, है ना? चलो डिस्कस करते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखो, हमें रेंज पूछा गया है हमसे 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए। तो सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का रेंज क्या आता है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का रेंज हमने देखा है, ऊपर बात किया है, क्या आता है? ये है ना रेंज है आपका, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का रेंज 0 से 1 तक आता है ना? तो 0 से 1 क्लोज्ड, 0 से ओपन 1 आता है। ये सब कुछ हमें कहाँ रख देना है? 1 के डिनोमिनेटर में। तो 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा? 1 क्लोज्ड 0 से ओपन 1 बन जाएगा। ठीक है, ये बना है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक छोटा सा है ना सवाल है, एग्जांपल है आपके लिए कि 1/0.1 की वैल्यू क्या होती है?
कोई बताएगा 1/0.1 10 सेकंड 10 10 आता है, वेरी गुड। अच्छा 1/0.01 की वैल्यू क्या आती है? 100 100 पक्का ना? 1/0.001 क्या आता है? 1000. 1000 1000। हमारा जो यहाँ पर वैल्यूज है ना, वैल्यूज है, ये क्या है? ये है आपका फ्रैक्शंस, मतलब 0 पॉइंट एनीथिंग। 1 पे ओपन लगा हुआ है, मतलब मैक्सिमम 0.9 तक जा सकता है, मतलब कह सकते हैं 1 से छोटा। तो 0.9 में आ जाएगा 90, या अगर 1 अपॉन कोई नंबर ले लूँ 0.99 तो क्या आ जाएगा? 99। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, क्या समझ में आया आपको कि वैल्यू जो है वो अगर 0 से 1 के बीच में लेते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, और ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन एनीथिंग विच इज 0 से 1 के बीच में, तो नंबर जो कैसा आ रहा है, हमेशा हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है। और कितना बड़ा आ सकता है ये, कितना बड़ा हो सकता है ये वैल्यू? अगर मैं 1/0.000000000000001 ले लूं तो क्या आएगा वैल्यू? ये बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, 1/0000000 करके आएगा ये, पता नहीं कितने जीरो आएंगे, काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बात समझ में आई आपको, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जितनी छोटी वैल्यू 1 के नीचे मैं रखता जाऊंगा उतना बड़ा आंसर होता जाएगा मेरा, ठीक है? और ऐसा हमें करना ही है, यही करना है हमें यहाँ पर। देखो 1 अपॉन एनीथिंग सर विच इज फ्रैक्शन। हाँ बोलो। सर 1/0.9 तो 90 नहीं आएगा ना? क्या चीज? सर वो आपने लिखा है ना 1/0.9 इक्वल्स टू हाँ 90। गलत लिखा है, सही सही बात है, गलत लिखा है। वही तो सर। ये भी गलत लिखा है 99। तो दिस इज कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? है ना, 1. हाँ हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सर 1.11 आएगा। हाँ कुछ भी, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बड़े साइड पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, और छोटे साइड पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू एनीथिंग ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो ये वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 1 आएगी, और बड़े से बड़े में ये हम प्लस इंफाइनाइट तक जा सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आपसे पूछा था। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आपको पता है 0 पॉइंट समथिंग होता है। 0 पॉइंट समथिंग मतलब क्या? 0 से लेके 1 तक। अब 1 के नीचे, 1 के डिनोमिनेटर पार्ट में आप कोई भी छोटा नंबर रखोगे 1 से, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो 1 से बड़ा आने वाला है। और कितना बड़ा तक जा सकता है ये? कितना भी बड़ा तक जा सकता है। जितना जितना नंबर नीचे छोटा होता जाएगा उतना आउटपुट आपका बड़ा आते जाएगा, ठीक है? तो ये इनफाइनाइट तक बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिला के वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इनफाइनाइट तक आएगी, और यही आपका आंसर है। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? सर दोनों में ओपन ही लगेगा क्या? इनफाइनाइट पे तो हमेशा ही ओपन लगता है ना, हाँ इनफाइनाइट सर पे तो। नहीं, वन वन वन। और 1 की बात करें तो 1, कोई भी नंबर अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, तो 1 कब आता है? जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाए, 2 और 2 कैंसिल होके 1 आता है। तो हाँ सर। हमारे में पार्ट में, हमारे क्वेश्चन में क्या है? ऊपर तो 1 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है, और हम चाहते हैं कि 1 आ जाए, तो नीचे भी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो नीचे क्या 1 इंक्लूडेड है? नीचे में 1 पर क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट ओपन ओपन है। है, मतलब नीचे हाँ इक्वल समझ टू 1 गया। नहीं हो सकता। नीचे जब इक्वल टू 1 नहीं हो सकता तो आउटपुट वैल्यू भी 1 नहीं आ सकती, ठीक है? नीचे 1 से छोटा है तो ऊपर 1 से बड़ा आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब ये सब पे बैठ के ना आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, है ना? आपको सोचना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जाके चीजें आपके बिल्कुल, है ना, फिक्स होंगी दिमाग में जाके। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे अभी लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह बचा हुआ है, तो वो सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। चलो फिर, बाय बाय, गुड डे।